इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करूं, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, और इसको ये नाम दे रहा हूं, कुछ भी नाम दे दिए। इनमें से इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में सजाना चाहिए। अरेंज देम इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैसे सोचेंगे इसको? अगर पैरा को देखते हैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये डाइपोल बातें नहीं आपस, और ये डाइपोल बनेगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड, इसके, ये छोटा सा डाइपोल, इसका म्यू का वैल्यू और इसका म्यू का वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर, एग्जैक्टली सिमिलर डाइपोल से, तो इसका म्यू नेट 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ऑर्थो को देखते हैं। एंगल कितना है ऑर्थो में? एंगल कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, मेटा में? ये डाइपोल, ये वाला, ये डाइपोल, ये वाला। अब इसमें एंगल कितना है? 120। म्यू का, इसका म्यू का वैल्यू, इसका म्यू का वैल्यू सेम है, एंगल अलग अलग। अच्छा, इसका एंगल ज्यादा है तो म्यू नेट कम होगा। थीटा 180, 120, म्यू नेट will be less than ortho having theta 60 डिग्री। इसके लिए क्या करें? इसके लिए, अच्छा ये ऑर्थो है, क्या है ये ऑर्थो है, पैरामीटर क्या है ये ऑर्थो है। इसका समझ में आ गया, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका ऑर्डर क्या हो। अच्छा, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ऑर्थो के साथ कि मेटा के साथ, पैरा के साथ, किसके साथ? ऑर्थो के साथ। नहीं, सोचो कि मेटा के साथ कंपेयर होगा। देखो इस मॉलिक्यूल को, ए इस मॉलिक्यूल को देख, ये बेंजीन है। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड है मतलब sp2, 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 sp2। अच्छा, यहाँ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। और यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3। ये कार्बन क्या है? sp3। लेकिन ये कार्बन क्या है? sp2। अच्छा, sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33। sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर 25। परसेंटेज s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये sp3, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये sp3 है, ये sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर ऐसा होगा, और इसमें क्या होगा? ऐसा। ये समझे? ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचे चलाएंगे, तो डाइपोल का डायरेक्शन पता चल जाए। अच्छा, ये sp3 है, ये sp2 में
परसेंटेज एज कैरेक्टर 33.33 था sp3 में 25 है, और परसेंटेज एज कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इस बॉन्ड में किधर होगा वो पता चल गया, इस तरफ। अच्छा जैसे ही पता चल गया इधर होगा, डाइपोल को कंपेयर कर सकते, देखो कैसे। अच्छा ये कैसा बनाएगा, रिजल्टेंट कैसा होगा, इसको ऐसे बना लिया और ये इधर है ना, इसको खींच के इधर ले आया, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया ना, ये समझे क्या क्या। हाँ पहले खींच के लिया वेक्टर, तो एंगल कितना हो गया उस वाली। हाँ। अच्छा अब ये किससे कंपेयर, वैसे ये ऑर्थो दिख रहा था, लेकिन डाइपोल मोमेंट सोचने के बाद पता चला ये कंपेयर किससे होगा, इस मेटर से, क्लियर होगी। अच्छा अरे वेक्टर समझते हो ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, इसका डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, और इसका डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, इसको खींच के लिया, अगर इसको खींच के ले आओगे इस लाइन के साथ, तो ये एंगल कितना बना है 120, तो ये ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो ऑर्थो प्रोडक्ट है, लेकिन जब डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करेंगे तो ये मेटा के साथ कंपेयर हो गया, अब रिजल्ट सही आएगा, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा, ऑर्थो का। अच्छा अब दो मेटा कंपेयर करने, पैरा का तो सबसे कम आएगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा आएगा, ये बात पक्की है, पैरा का सबसे कम आएगा, तो पैरा एकदम लास्ट में होगा। अब यहाँ मेटा और ए सजाना है, मेटा और ए में, अच्छा ये वाले में और ये वाले में, देख ये म्यू का वैल्यू और ये म्यू का वैल्यू, यहां म्यू का वैल्यू, इसको नाम देते म्यू ए, और ये भी क्या है म्यू ए, इसको नाम देते म्यू ए, लेकिन इसको क्या नाम दूंगा म्यू बी। अच्छा यहां म्यू ए, दोनों सेम, यहां म्यू ए म्यू बी अलग है, लेकिन ये म्यू बी का वैल्यू कम होगा ना, कम होगा, वेरी गुड, क्यों, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, कार्बन क्लोरीन की तुलना में तो कम ही होगा, तो ये म्यू बी का वैल्यू क्या होगा कम, तो इस नहीं समझ, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना शिफ्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना शिफ्ट करेगा क्यू का वैल्यू बढ़ेगा, म्यू क्या होता है क्यू इंटू डी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा क्यू का वैल्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा। अच्छा यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ा है क्लोरीन, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ा है कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये म्यू बी का वैल्यू क्या होगा कम, ये भी मेटा है, ये भी मेटा है, लेकिन इनके म्यू के वैल्यू ज्यादा होंगे और इसका म्यू का वैल्यू कम आ गया, तो अब दोनों में से किसका पोलरिटी या म्यू ज्यादा होगा, इसका, तो क्या लिखेंगे मेटा, फिर क्या लिखेंगे ए, फिर P। ये वाला मॉलिक्यूल, इसका नाम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तुम्हारे एक नाम, कोई डाउट है कैसे कंपैरिजन किया जाता है, वेक्टर्स बना बना के देख सकते हो, लिख लो, हाँ लिख लो, ये जितनी बातें बोली है उनको नोट बना लो, लिख लो, स्ट्रक्चर बना के रख लो, समझ आ जाएगा। ए टू बी कंपेयर्ड विथ मेटा बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम, दो तीन मॉलिक्यूल और प्रैक्टिस कर लो। CH Cl3 CH 3Cl क्लोरोफॉर्म मिथाइल क्लोराइड, क्या होगा स्ट्रक्चर दोनों का क्या होगा, दोनों दोनों का टेट्राहेड्रल आएगा, CH Cl और ये CH मैं बोलूं कि तुम समझ गए, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये चारों ऊपर की तरफ है, और ये वाला डाइपोल भी ऊपर की तरफ है। म्यू नेट कुछ आएगा। अच्छा यहाँ पर कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन। अच्छा कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ भी म्यू नेट, यहाँ भी म्यू नेट कुछ आएगा। अच्छा आप किसका म्यू नेट ज्यादा होगा? यहाँ चारों का डायरेक्शन सेम तरफ है, यहाँ भी चारों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। हाँ दोनों ही टेट्राहेड्रल है। इसका ज्यादा होगा, ये बात पक्की है। क्यों? दो दो कारण है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेट और कुछ समझ आ गया? यहाँ जो म्यू बनेंगे कार्बन क्लोरीन के बीच के ज्यादा है, और यहाँ जो म्यू बनेंगे वो कार्बन हाइड्रोजन वाले म्यू कम बनेंगे। ज्यादा डाइपोल किसका होगा? CH, CH3, CH3, CH। अच्छा NH3 और NH3, इसमें ज्यादा पोलर कौन होगा? सॉल्व करके बोलो, देख के बोलो, हड़बड़ी। कौन से? कहां से कहां होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन डाइपोल का डायरेक्शन होगा। ऐसे भी याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। NH3 क्या हाइब्रिडाइज्ड है? NH3 क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर लोन पेयर भी है, लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट होता है। NF3, NF, 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 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या होगा? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूँ। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट किसके सिमिलर होती थी? क्लोरीन की। तो अब ये डायरेक्शन क्या होगा? समझे? हाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, डाइपोल इधर ही होगा। हाँ हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं ऐसे? ये नाइट्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेट। अरे तुम अगर ये समझ गए तो इसमें डाउट कैसे? ये डायरेक्शन तुम्हें ऐसा क्यों दी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया। तो ये डायरेक्शन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ। नाइट्रोजन से ऊपर फैला हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। डाइपोल का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों? अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे याद रख लो, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। और टेल कहाँ काटेंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो अब ये टेल काटते हैं, एरो बनाकर टेल काटते हैं। इसका हाँ नहीं, डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये ऐसे समझो, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ गए, तो हमने ऐसे डायरेक्शन दिखाया। अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर बी की तरफ आ गए, ए पे क्या चल रहा है? पॉजिटिव। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायपोल का डिस्टेंस। अच्छा यहाँ म्यू नेट, हाँ क्या नहीं समझी बोली। NH3 में यहाँ एक रिजल्टेंट आएगा, इन तीनों के वजह से यहाँ एक रिजल्टेंट आएगा, और फिर ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो ये कैंसिल हो रहा है, जीरो नहीं होगा, कुछ हो। और लेकिन ये सब एक ही डायरेक्शन, मोर पोलर देन NH3। और एक दो, वो एक वर्कशीट, एक पेपर रेडी है, उसमें 108 क्वेश्चन है, और थोड़ा थ्योरी पढ़ा के वो दूंगा, वो सॉल्व करना, उसको डिस्कस भी करेंगे। ए, ए, बात कर, जल्दी 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 बनाओ, इसका ज्यादा हो गया ना, देखो ये सारे सेम डायरेक्शन, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, और ये कैंसिल कर रहा है, तो नेट इसका कुछ कम आएगा, और यहाँ चार कोई कैंसिल नहीं हो रहा, सारे ऐड। पढ़ा हूँ बस, एक क्लास में और खत्म ही हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते, बॉन्डिंग क्या होती है। अच्छा सुनो, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक कंपाउंड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक स्केल बनाता हूं, जहां रेटिंग देता हूं 0 से लेकर 100, तो एक ये आर्बिट्री स्केल है सिर्फ समझने के लिए, 0 से लेकर 40 तक, इस रेंज में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हम वीक मानते हैं, इनको हम कहते हैं वैंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मैंने 0 से लेकर 100 की एक आर्बिट्री स्केल बना ली, सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए समझा रहा हूं, 0 से लेकर 100 तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्केल है, अगर वैल्यू 0 से लेकर 40 तक, तो इस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको हम कहते हैं वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये काफी वीक किस्म के होते हैं। हाँ एक एक इमेजिनरी एक स्केल बना लो अपने मन में, हाँ तुम्हें बहुत कुछ समझ आने लगे, ये कोई स्केल नहीं है। अच्छा अगर 80 से लेकर, नहीं, अगर 60 से लेकर 100 है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग माना जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग माना जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हम इनको नाम देते हैं बॉन्ड है। हाँ ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है, मैं तुम्हें जो समझाना चाहूँ समझ आ जाए क्या बोला, लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे फोर्स मिले हमें। अच्छा एक बात और, ए बाबू इधर देख, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to molecular mass। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ता है। ये दो बातें अभी समझ गए, ये दो बातें जो मैंने कही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्केल है, उसमें 0 से 40 तक का जो रेंज है, उसको वो वीक किस्म के होते हैं, उनको कहते हैं वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा 60 से ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग मानते हैं, और इतने स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम के लिए क्या कहते हैं, ये बॉन्ड है। कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो 40 से 60 के बीच में लाई करते हैं, ये ना तो वीक है ना तो स्ट्रांग है, ये वैंडरवाल जितने वीक नहीं होते, ये वैंडरवाल जितने वीक नहीं होते, और ये बॉन्ड जितने उतने स्ट्रांग भी नहीं होते। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड बीच में लाई करते हैं, ये काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट ऑफ फोर्स, इन्हीं को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा अब स्केल को उड़ा देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग, और आयनिक बॉन्ड से या कोवेलेंट बॉन्ड से कम, ये बीच के होते हैं। हाँ ये समझे, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बीच में कहीं लाई करते। अच्छा हाँ ये सही, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अच्छा बॉन्डिंग बोल रहे हैं, बॉन्डिंग बोल रहे हैं, बॉन्डिंग मतलब हम जानते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, लोन पेयर, ज्योमेट्री शेप,
बॉन्डिंग बोल रहे थे तो आप ये सब कुछ नहीं सोचेंगे। क्या क्या? अच्छा ये भी उल्टा कर दिया। एक काम करो, इंटरमीडिएट। अब ठीक है, अरे इंटरमीडिएट कर दिया ना। अब सुन कहानी सुन, क्योंकि मैंने इसको बॉन्डिंग लिखा है तो ऐसा लगता है इसमें भी वो सारे रूल्स लगेंगे। बॉन्डिंग लिखा है, यहाँ वो कुछ रूल्स नहीं लगे। ये वैंडरवाल से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल सकते। और so as to specify, so as to signify that these forces are significant, सिर्फ नाम के वास्ते बॉन्डिंग करो। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोई रूल कुछ नहीं। फिर आपको कैसे पता ये एग्जिस्ट करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते थे वो क्या थे? वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये कोवैलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट करने वाले फोर्स थे। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या ऐसे याद रखो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद क्या आता था? फ्लोरीन, फ्लोरीन भी नहीं। हाँ ये थी, ये तो ऑब्जर्वेशन बता। हमने ये नोटिस किया कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, और नाइट्रोजन भी जब हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हम कि HF ये कोवैलेंट कंपाउंड है, HCl ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा, दो HCl कोवैलेंट कंपाउंड है शालिनी, इसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? वैंडरवाल। आपको कैसे पता इसमें वैंडरवाल एग्जिस्ट करता है? मैंने नहीं बोला, मुझे पता है रूम टेम्परेचर में HCl गैस होती है, रूम टेम्परेचर में HCl गैस होती है। अच्छा लॉजिक क्या है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड। दो कोवैलेंट कंपाउंड एक बहुत वीक फोर्स से जुड़े हुए, और ये फोर्स वीक है। इस बात का प्रूफ आपको कैसे मिला? HCl रूम टेम्परेचर में गैस है। अच्छा इन दोनों में कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। क्या करता है? वैंडरवाल। HBr, ये ऐसे देखो, HBr ये जितना वोलाटाइल होता है, ये उतना वोलाटाइल नहीं होता है, लेस वोलाटाइल HBr। मतलब ये भी कोवैलेंट है, ये भी कोवैलेंट है, ये दो कोवैलेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे वो क्या है? वैंडरवाल। अच्छा लेकिन ये लेस वोलाटाइल है, मतलब मैं मानूंगा इसमें जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, इसमें थोड़े ज्यादा। अच्छा ज्यादा कैसे? तो मुझे लॉजिक समझ आया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन और ब्रोमीन ये अलग है, ब्रोमीन का मास ज्यादा है, तो मास बढ़ने से वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। यही मैंने यहाँ लिखा है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली मोशन को मॉडिफाई। अच्छा इस लॉजिक से, हाँ, हम ऐसे ही ऑब्जर्वेशन भी तो थ्योरी बनाते हैं ना। अच्छा इधर देखो, इस लॉजिक पे कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करते हैं। तो इस लॉजिक से अगर ये लेस वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, तो HF हाईली, हाईली वाइली वोलेटाइल, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल होना पड़ेगा। बाय द सेम लॉजिक HF बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, लेकिन भाई साहब रूम टेम्परेचर में HF लिक्विड होती है। क्वेश्चन समझे? अच्छा इसको एक्सप्लेन करना था। अच्छा ये भी कोवैलेंट है, दो HF आसपास है, दो ये कोवैलेंट, ये भी कोवैलेंट, वैंडरवाल। लेकिन अगर वैंडरवाल होता तो इसमें लगने वाला वैंडरवाल HCl से भी कम होता, ये और ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? लिक्विड। चलो इधर देखो,
ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये तीनों कोवेलेंट है। HCl से स्टार्ट कर, ये हमने 10 में, ये गैस है। अच्छा, ये दोनों में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स वैन डर वाल है, ये दोनों में भी एग्जिस्ट करने वाला फोर्स वैन डर वाल है। ये लेंस वोलेटाइल है, मतलब क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा, इसका मास कम है तो इसमें लगने वाला वैन डर वाल कम है, इसका मास और भी कम है तो इसमें लगने वाला वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, मतलब ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होना। लेकिन ये लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड है मतलब गैस से कोई चीज लिक्विड बन गई, मतलब इसमें जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो वैन डर वाल जितना भी इसमें कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है। सुन, अभी मैंने कुछ बोला। अच्छा, एक बात, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो HF, ये बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि हाई बॉन्डिंग क्या होती है, दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन ओवरलैप कर चुका है फ्लोरीन से, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी, मतलब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग जीतने वाले फोर्स में नहीं है और वैन डर वाल जीतने वाले वीक में भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ और फोर्स हमें नहीं पता वो क्या है, वो बाद में देखेंगे। नहीं समझ, ये HF, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बात नहीं आपस में, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था उसकी पेयरिंग हो गई, फ्लोरीन में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था उसकी भी पेयरिंग हो गई, और ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया, बॉन्ड बन गया। ये और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्या? ये HF का H और HF का F और बॉन्डिंग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं है और वैन डर वाल जितना वीक भी नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ और फोर्स एग्जिस्ट है, वो तो तुम्हें नाम पता चल गया। ये हमें कैसे पता चला वो थ्योरी समझ आई। अच्छा, इसके और भी सिग्निफिकेंट एग्जांपल। हाँ बोलो। हाँ, नहीं हो रहा है तो इसीलिए तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। HBr में तुम बोलो, HBr जिसका मास ज्यादा होगा उसमें वैन डर वाल ज्यादा होगा, इसका HBr का मास कम है। क्लियर हो गया? अच्छा सुनो, ए बाबू इधर देखो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ? H H, ये क्या बना? अच्छा, अच्छा एक और ऑक्सीजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, सुनो तो, एक्साइटेड हो गए तुम। ऑक्सीजन के ग्रुप में उसके नीचे कौन है? ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन के ग्रुप में कौन है? सल्फर। ये समझे? मैं कुछ बोलूं कि तुम समझ गए? नहीं समझे? देखो, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। क्या फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए? वैन डर वाल। अच्छा, इसका मास ज्यादा है और हम जानते हैं H2S नॉट एन एक गैस, और व्हाट का रूम टेम्परेचर लिक्विड, जबकि दोनों में वैन डर वाल एग्जिस्ट करना चाहिए था, दोनों में वैन डर वाल एग्जिस्ट करना चाहिए था। इसका मास ज्यादा है, इसमें वैन डर वाल ज्यादा होना चाहिए था, ये लिक्विड होना चाहिए था, ये गैस है और ये लिक्विड, ये तो हम जानते हैं। कुछ अलग फोर्स काम कर रहा है। अच्छा सुनो ना, ए बाबू, हाँ वही बता रहा हूँ, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फिर भी ये गैस है। H2S रूम टेम्परेचर में गैस है, इसका मास ज्यादा है, बातें नहीं आपस में, इसका मास ज्यादा है, इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, फिर भी ये गैस है। अगर ये गैस है, ये तो पक्के से गैस होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है? लिक्विड। क्लियर हुआ? अच्छा, NH3 और PH3, NH3 और PH3 नाइट्रोजन के फैमिली में, NH3 और नाइट्रोजन के नीचे कौन है? PH3। इस गैस को कहते हैं फॉस्फीन।
इस गैस को कहते हैं फॉस्फीन और इसको कहते हैं अमोनिया। हाँ, फॉस्फोरस जब एपीएसी से कंबाइन होता है इसको फॉस्फीन कहते हैं। नाइट्रोजन की फैमिली को हम कहते हैं निकोजेंस। पी साइलेंट है। नाइट्रोजन की फैमिली को हम कहते हैं निकोजेंस। क्यों नाइट्रोजन की फैमिली को निकोजेंस कहने का कारण था, नाइट्रोजन की फैमिली के कंपाउंड जब हाइड्राइड्स बनाते NH3 PH3 SbH3 SH3, नाइट्रोजन की फैमिली के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन की फैमिली के एलिमेंट्स जब हाइड्राइड्स बनाते, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते, इनका स्मेल यू कैन नॉट विथस्टैंड, दिस इज सो पंजेंट, और ये पंजेंट की वजह से नाम आता है निकोजेंस। यू कैन नॉट टॉलरेट दैट स्मेल, एब्सोल्युटली इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा। फॉस्फीन तो समझ गए। अच्छा, ये सेम फैमिली में बिलोंग करते। नाइट्रोजन जब हाइड्राइड बनाया, फॉस्फोरस जब हाइड्राइड बनाया, नाइट्रोजन को थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया, थोड़ा टेम्परेचर कम किया और ये लिक्विड अमोनिया बन गया। अमोनिया को थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया, जैसे स्टेट पढ़ा गया था ना, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस पढ़े, प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर कम गैस को लिक्विड बना सकते। तो एक कंटेनर में अमोनिया ले लिया, उसमें प्रेशर अप्लाई किया जरा सा, थोड़ा टेम्परेचर कम किया और ये अमोनिया क्या बन गई, लिक्विड। अच्छा, अब अमोनिया लिक्विड बन गई तो वही प्रेशर और वही टेम्परेचर अप्लाई किया फॉस्फीन में, बल्कि और ज्यादा टेम्परेचर कम कर दिया और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, फिर भी फॉस्फीन गैस ही रही, ये लिक्विड नहीं बनी, ये लिक्विड बन गई। मतलब इसमें कुछ और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें वो कर ही नहीं रहा है। तो अब हम सोचने में बात देखिए, इसमें टेम्परेचर कम किया, प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड अमोनिया, लिकर अमोनिया पड़ा था, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, अमोनिया लिक्विड बन गया। इसमें भी प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, लेकिन ये गैस ही रहा। अच्छा, इसमें अगर मास कम है और ये लिक्विड बन गया, इसका मास ज्यादा है, ये और पहले लिक्विड बनना चाहिए था, ये लिक्विड बना ही नहीं, ये लिक्विड बन गया। अच्छा, इसमें कॉमन बात क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड बन जाते हैं, और इन ये लिक्विड है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, क्लोरीन से, ये भी लिक्विड है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ये भी लिक्विड है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन। बाकी किसी के साथ और ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ क्या लिखा था मैंने, कौन, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है हमारा, हाँ एग्जैक्टली exactly. अब हम ये जितना भी सब कुछ समझे, इसको हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद बाकी एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, व्हेन हाइड्रोजन, अभी मत लिखो, मैं लिखाऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी पहले तो वो समझो। व्हेन हाइड्रोजन इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद more electronegative element like क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली, इनको छोड़कर और सोचना भी मत, है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है सिर्फ तब जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ है, या ऑक्सीजन के साथ है, या नाइट्रोजन के साथ है, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो क्या होगा, वैंडरवाल। हाँ, ऐसा क्यों होता है ये, अच्छा ये समझ आ जाएगा, ये नोट, ये बोल रहा हूँ, यही तो क्वेश्चन होता है। अब इधर देखो ऐसा क्यों होता हो, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन लिख लेते पहले, इसमें क्या लिखो, मैं लिख देता हूँ, जो समझा है वो लिख देता हूँ। देखो इधर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, एच एफ, इसमें एक अट्रैक्शन है, हाँ, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अच्छा ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, HCl,
HCl, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये गैस है रूम टेम्परेचर में। वीक फोर्सेस आर एक्टिंग, नेमली वैंडरवाल forces of attraction, strong forces stronger than van der Waal forces of attraction, van der Waal forces of attraction must be acting। इसमें जो फोर्स है वो वीक है, ये गैस, लेकिन इसमें जो फोर्स एक्ट कर वो वैन डर वाल से स्ट्रांग हो, वरना ये लिक्विड। ये समझ आया? हाँ, देख लो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अरे एक थोड़ी होगा, ऐसा बहुत सारे यूनिट होगा, इधर और एक यूनिट बना लो, ऐसी बहुत सारी यूनिट सोच लो, तो एक थोड़ी होगा फोर्सेस में। हाँ, अच्छा है, बोलो तो, ये दो डायग्राम में ये दो डायग्राम बनाए थे, ये भी डॉटेड लाइन से, ये भी डॉटेड लाइन से, ये दोनों में से किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसी एक में नहीं है। ये दो डायग्राम बनाए, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अच्छा, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन रखो, यही उसका सवाल था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऐसा क्यों, तो उसको एक बार देखते। हाँ वही तो सवाल, मैं भी और क्या, क्या ये दोनों एक ही नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा? ए, ये दोनों तुमको एक ही लग रहा है? यहाँ हाइड्रोजन डॉट 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 क्लोरीन है, और यहाँ हाइड्रोजन डॉट 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 क्लोरीन है। इसमें इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये तुम्हें समझ आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो एक बात है, सुन, ये ऑब्जर्वेशन समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन H2O, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, और H2S ये रूम टेम्परेचर में गैस है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक मिनट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, अगेन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो?
हाँ, अब एक डायरेक्शन में होगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये दो ऑब्जर्वेशन था, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वेल हाइड्रोजन एटम is covalently bonded with electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen, comma the hydrogen atom acquires sufficiently positive charge and is attracted to sufficiently electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen of neighboring molecule. The forces of attraction in action are known as H bonding और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? हाँ लिखो। नहीं नहीं कुछ नहीं। And is attracted to sufficient electronegative element of neighboring molecule having negative charge. Neighboring molecule having negative charge. Full stop. The forces of attraction in action are known as H bonding और hydrogen bonding. अब सही है। जिंदगी में नहीं होगी। सुनो, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ले लिया जो फ्लोरीन से जुड़ा है HCl HCl, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बहुत ज्यादा खींचेगा। इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस का और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अच्छा इसको मैं सिर्फ इंटेंसिटी बताने के लिए डीप कर रहा हूं, इसमें बहुत हल्का सा होगा और वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा। अच्छा यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन का साइज और क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन का साइज और सल्फर का साइज बड़ा होगा। अच्छा एक बात देखो, ये हाइड्रोजन है छोटा सा और ये छोटे से फ्लोरीन के साथ जुड़े, ये हाइड्रोजन है छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, सेकंड पीरियड क्या है ना, ये फ्लोरीन। अच्छा यही हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा इसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, कोई डाउट है इसमें? नहीं। देखो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा कुछ नहीं, तो ऐसे देख लो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बड़ा होगा, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सेकंड पीरियड के, और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब नीचे, उनका रेडियस क्या होगा, बड़ा। अच्छा हाइड्रोजन जब इनसे जुड़ा होगा और जब इनसे जुड़ा होगा साइज का डिफरेंस, रेडियस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्वायर में कम हो जाएगा। रेडियस अगर बढ़ जाता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्वायर में कम होता है, अगर ये डबल हो गया तो ये क्या 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अब आई समझ में बात?
तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से जुड़ा और यही हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से जुड़ा, रेडियस बहुत बड़ा, डिस्टेंस बहुत बड़ा, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया नहीं है। फ्लोरीन का कम हो जाता है लेकिन फ्लोरीन से तो ज्यादा रहता है। कम कैसे? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है। क्या दो चार्ज बात ही नहीं आपस में, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इस फॉर्मूला से डिफाइन है। वो फोर्स कितना ऐसे निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 बाय स्क्वायर। अच्छा अगर ये आर है, ये रेडियस के साथ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस बढ़ने से ये फोर्स स्क्वायर में कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ है, इसमें जो डिस्टेंस होगा, और हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ है इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज किसी भी टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई लॉजिक तुम्हें नहीं मिलेगी, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिखी हुई थ्योरी। तो हाइड्रोजन व्हेन कोवैलेंटली बॉन्डेड, हाइड्रोजन व्हेन कोवैलेंटली बॉन्डेड विद कौन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये बाकी वैंडरवाल रह जाते हैं, और ये वैंडरवाल से थोड़ा एग्जिट हो जाता है, इस वाले फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, एच बॉन्ड। पहली बात तो चार्ज भी ज्यादा आएगा और दूसरा डिस्टेंस भी कम रहेगा। नहीं नहीं, हाँ लगा लो, एक गलत क्यों है? अच्छा HCl और HBr के लिए लॉजिक नहीं लगाएंगे, HCl और HBr के लिए वैंडरवाल देखेंगे, मास देखेंगे, उसके लिए मास देखेंगे, जिसका मास ज्यादा है उसका उसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो। नहीं फॉर्म। अच्छा क्या कह रहा था मैं, अब तुम्हें अगर क्वेश्चन देता है, एट क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, एट रूम टेम्परेचर HF इज लिक्विड वेयर एज HCl इज गैस, लिख दोगे, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद, अच्छा एक बात और, ये जो मैंने लिखा है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन, कंडीशंस ऑफ एच बॉन्डिंग, दो कंडीशन, क्या क्या लिखोगे? हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अरे चालाकी की सुपरलेटिव डिग्री, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो पहले आर के लिए लिख देते, हाइड्रोजन मस्ट बी कोवैलेंटली और डायरेक्टली बॉन्डेड विद स्मॉलर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इट मस्ट बी, H must be directly or covalently bonded with smaller sized elements, small sized element, fluorine, oxygen, nitrogen. Number two, the electronegative element. अच्छा स्मॉल साइज ऐसे लिखो, स्मॉल साइज था तभी एच बॉन्डिंग हो रहा था, मैंने क्या देखा, HF के साथ हो रहा है, H2O में हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। H must be directly or covalently bonded with small size electronegative elements, क्या स्मॉल साइज, ठीक है कि स्मॉल साइज, अच्छा ठीक ठीक कर लेंगे। एंड सेकंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट ओनली बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही दो कंडीशन ऐसे लिखी रहती है, ये दो कंडीशन लिख देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए। दो मार्क, हाँ हाँ। क्वेश्चन वन, एट रूम टेम्परेचर HF is liquid while HCl is gas, यही क्वेश्चन तो 2018 में दिया जब मैं
एट रूम टेम्परेचर H2O is liquid A, बात मत, whereas H2S is gas, NH3 can be liquefied while PH3 cannot. डायग्राम कैसे बनाओगे वो देखो, डायग्राम पे मार्क्स आते, डायग्राम कैसे बनाने होते हैं, HF का zigzag स्ट्रक्चर, वाटर का टेट्राहेड, वो बना देता हूं मैं, डायग्राम ऐसे कर लिख दो. H bonding in HF is zigzag. H bonding in HF is not linear but zigzag. H F H F H, ऐसे बनाना. अब एविडेंस है हमारे पास. हाँ, ये जब तुम इसका आंसर लिखोगे ना, देयर एग्जिस्ट H बॉन्डिंग इन HF, और जब डायग्राम बना के दिखाओगे तो ये zigzag स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, अच्छा H बॉन्डिंग इन, हाँ, अच्छा ये वाला बॉन्ड क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मिटा दो. और वाटर कैसे बनाओगे, इन वाटर, देसी आदमी तो वही, इन वाटर ऑक्सीजन एटम इज tetrahedrally H bonded to four other. हाँ, जब वाटर मॉलिक्यूल के लिए H बॉन्डिंग शो करोगे तब. तुम्हें याद है जब जब मैं वाटर पढ़ाता था एक तरह से बॉन्डिंग बनाता था बचपन में, वो देखो अब तुम्हें समझ आएगा वैसे क्यों बनाता था. ये क्वेश्चन मिटा दो, ये मिटा दो, ये 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 क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा था. वाई लीनियर नहीं आएगा, स्टेट लीनियर होता है, ये हमने देखा है. अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल बना देना और इसके आजू बाजू चार वाटर मॉलिक्यूल और ले लेना. ये देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव. एक, दो, तीन, और ये चार. एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा. ये डायग्राम बना देना और ये स्टेटमेंट लिख देना. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग इन NH3 इज लीनियर. NH3 में एच बॉन्डिंग लीनियर होती है. यहाँ एच बॉन्डिंग जिगजैग होती है, यहाँ एच बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल होती है, यहाँ एच बॉन्डिंग लीनियर होती है. ये लीनियर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन.
सिर्फ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ही क्यों? नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ही क्यों? यही सवाल था ना। हाइड्रोजन कांस्टेंट है। हाइड्रोजन ए बाबू, हाइड्रोजन कांस्टेंट है। इसके साथ एक बार फ्लोरीन आया, एक बार नाइट्रोजन आया, एक बार ऑक्सीजन आया। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, इस पे आने वाला चार्ज क्यू माइनस और इस पे आने वाला चार्ज क्यू प्लस। अब जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है फ्लोरीन, इस पे आने वाला नेगेटिव चार्ज और इस पे आने वाला पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। चार्ज कम हो जाता है, सिर्फ इनके साथ ही चार्ज इतना होता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट। बाकी कोई भी एलिमेंट के आने से ये चार्ज कम आता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज कम कम डेवलप करता है, तो वहां इस बॉन्डिंग नहीं होती, वो वैंडरवाल रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बोला था ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन ऑक्सीजन। और दूसरा स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। तुम ऐसा ऐसा समझो, एक मिनट, ऐसा समझो, मैं वही दे, ए सुन सुन सुन, एचसीएल वैंडरवाल, एचएफ भी वैंडरवाल, लेकिन इसका वैंडरवाल ज्यादा, ज्यादा, लाइक एच, एच बॉन्डिंग। मैं कह रहा हूं कि इसमें वैंडरवाल था, इसमें वैंडरवाल था, कुछ ऐसा हो गया कि इसका वैंडरवाल बहुत स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग वैंडरवाल का नाम दे दिया एच बॉन्डिंग। अब इतना कुछ बता दिया, तुम्हें जैसा ठीक लगता है समझो। अब मैंने एक स्केल बना के समझा दिया था, एक लिमिट तक वैंडरवाल कहते हैं, एक लिमिट के बाद बॉन्ड नाम कहते हैं किसको, वो एच बॉन्डिंग से वीक होते हैं, इसलिए इसको वैंडरवाल बोल रहा हूँ। एचएफ को तो एच बॉन्डिंग ही बोल रहा हूँ। अब वैंडरवाल की तुलना में ज्यादा, इसलिए उसको वैंडरवाल नहीं बोलते, एच बॉन्डिंग बोलते, ऐसा मानो। कौन सा? हाँ, वो क्वेश्चन, एच सी एल, एच एफ, एच एफ, एच सी एल, कौन सा एच बॉन्डिंग है? ये वाला, ये नहीं, ये एच बॉन्डिंग। मैंने यहाँ दो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग दिखाई है, सिर्फ दो मॉलिक्यूल। अच्छा, एच बॉन्डिंग होने का कंडीशन क्या है? जब ये, अच्छा, ये हाइड्रोजन पे एक सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन से जुड़ा है। अब इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया कि ये इस फ्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा वो। वाइस वर्सा कुछ नहीं, दोनों में से किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताइए, इसमें है, इसमें नहीं। ये हाइड्रोजन मैंने दो मॉलिक्यूल लेके कंपेयर कर, इसको ऐसे एक बार ऐसे रखा, एच एफ, एच और फिर घुमा के, तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है, इसमें सफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस फ्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, ये एच बॉन्डिंग है। यहाँ नहीं है, ये एच क्लोरीन के साथ है, यहाँ सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये ऐसे इंटरेस्ट के लिए। हाँ, नहीं करो। अच्छा, ऐसे देख लो, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इसके ऊपर इतना सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड। हाँ, दो तरह के।
देखो ये बेंजीन है, प्लीज बात मत करो, ये बेंजीन है। अभी सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, एक कार्बन में OH आ गया, इमेज इसको फेनॉल कहते हैं। बेंजीन के एक कार्बन में OH आ जाता है, इस स्पीसीज को फेनॉल कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसको फेनॉल कहते हैं। अच्छा, जैसे ही फेनॉल लगा दिया, ये जैसे ही ये फेनॉल हो गया बेंसन, मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, ये क्या हो गया, ऑर्थो, ये मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अच्छा, इस ग्रुप को कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रो, NO2, ये नाइट्रो है। तो अगर मैं यहाँ NO2 लगाता हूं, इसको हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो, बेंजीन का है। कार्बन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, H, 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 H। अब समझे? अच्छा, ऐसे क्यों बना है? ये सारे कार्बन क्या है, sp2 ट्राइगोनल, क्या नीचे वाला वो है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा ऑर्थो पोजीशन में, नाइट्रो। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल। अरे नाम को, वन हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक नंबर में हाइड्रोक्सी है ये बेंजीन, YUPAC, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम ज्यादा चलता है। हाँ, 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 और क्या है? अच्छा, ये क्या है? हाँ, समझा नहीं। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसमें OH का प्रायोरिटी ज्यादा है। अच्छा, NO2 हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। चार ऐसे ग्रुप है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं। इसलिए इसको पहले लिखा था ऑर्थो नाइट्रो और फिर फेनॉल, सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? एग्जैक्टली, पैरानाइट्रो फेनॉल। क्यों बना है वो तुम्हें समझ, तीनों एग्जैक्टली एक जैसे। अब क्यों बना है वो देखो, देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, पक्का? ए बाबू, आयुष मत, इधर देख, इस पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इस पे सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज, इस पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इस पे सफिशिएंट, इस पे वही होगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, एच बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ जो इस हाइड्रोजन को देखो, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। और इसके एकदम क्लोज विसिनिटी में कौन है, ये ऑक्सीजन, और ये कौन है, या तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, या इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। सही समझे? ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इस पे एक भयंकर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अच्छा, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर पहला बात तो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन से, इस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, चार्ज का आना मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है, ये आप समझ सकते नहीं, कहीं भी चार्ज आ जाए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एनर्जी को बढ़ाता है, अनस्टेबिलिटी का। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सब बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, क्या जरूरत थी बॉन्डिंग करने की? ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, चार्ज को स्टेबल करिए, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, और जहां से हो सकता है वहीं से करेगी। तो इसको बाजू में एक मॉलिक्यूल में, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये सब आपस में जुड़ते जा रहे हैं।
क्योंकि चार्ज एनर्जी को बढ़ाता है, और जैसे ही जुड़ गया चार्ज कुछ कम हुआ, एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी को। अच्छा, इसलिए ये दिखा दिया। यहां पर इस हाइड्रोजन को अगर स्टेबिलिटी चाहिए थी, इस हाइड्रोजन को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन रिच साइड दे दो, ये स्टेबल हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन रिच साइड दे दो, इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यहां पर देखो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इसको इलेक्ट्रॉन रिच साइड मिल रहा है, बाजू में ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोड पेयर, ये क्या हो जाएगा, एच बॉन्डिंग। अच्छा, इस वाले में एच बॉन्डिंग और इस वाले एच बॉन्डिंग में फर्क है। इसमें क्या हुआ, एग्रीगेशन। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएगी, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ड्यू टू एच बॉन्डिंग there is aggregation of large number of molecules। स्कूल में कभी कंपटीशन होता था, तो कंपटीशन के नाम दो तरह से रखे जाते थे। एक को हम कहते थे इंटर स्कूल कंपटीशन, और एक को हम कहते थे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल में तुम दूसरे स्कूल में जाते थे, और इंट्रा स्कूल में तुम स्कूल में खेलते थे। अच्छा, इधर देखो, यहाँ एक बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हुई है, लेकिन यहाँ एक बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग ग्रुप में हुई है, इसको क्या नाम देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक ही मदर मॉलिक्यूल के दो अलग अलग ग्रुप, इंट्रा। तुम्हारे एक ही स्कूल में कंपटीशन होता था, इंट्रा स्कूल बोलते थे ना, और अलग अलग स्कूल जाते थे तो क्या कहते हैं, इंटर स्कूल। इसके साथ हाँ, इसके साथ भी दिखा दो, इसके साथ भी दिखा दो। अच्छा, इसके साथ भी, आई टेक माई वर्ड्स। रुको, समझाया क्या, बहु बात। ये वाली एज बॉन्डिंग और ये वाली एज बॉन्डिंग डिफरेंट, ये बात समझे क्या। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, ड्यू टू दिस एज बॉन्डिंग देयर इज एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। अच्छा, ये बॉन्डिंग क्या है ओनली, इंटर की इंट्रा, ये वाली इंटर वाली की। और क्या समझा, ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर ही हंस- ये सब रुकना है, 2 मिनट शांति से मुझे मैं लिख दूं फिर हंसते। अच्छा, ये वाली पहले इधर देख ले यार, ये वाली एक बॉन्डिंग है, तुम्हें यहाँ पर और एक रिंग बनती हुई दिख रही है, एक रिंग, इसमें रिंग नहीं बोले, इसको बोले केज, एक खांचा बन गया। अच्छा, जब जब इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रक्चर्स में केजेस बनेंगे, तो देयर इज फॉर्मेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केजेस। ये एक रिंग था, ये एक रिंग था, एक और रिंग बन गया, इसमें एक और कई से रिंग बना दो, यहाँ कुछ और होता, एक और रिंग बन जाता। जब फॉर्मेशन ऑफ केजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर। अरे ऐसे एक मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे केजेस बढ़ते जाएंगे। ये थॉट आपके दिमाग में आया कि ये दो अलग अलग ये दो अलग अलग बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, एच बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, ये हमारे मन में कैसे आया वो देखो। नहीं, पहले सुन, ए बाबू सुन, हम जब बहुत सफिशिएंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, हम जब बहुत सफिशिएंट जीओसी पढ़ लेंगे, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तुम्हें उसका मीनिंग समझ आएगा।
जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, अगर मैं फिनॉल लेता हूं, हाँ, फिनॉल में मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट होगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और एक होगा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा ये और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा ये पैरा। मतलब मैंने फिनॉल लिया, उसमें HNO3 और H2SO4 लिया, मैं रिएक्शन कराया, हमेशा दो प्रोडक्ट मिले। एक बार NO2, ये जो HNO3 और H2SO4 है, ये NO2 सप्लाई करते हैं, ये NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन सप्लाई करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जब हम फेनॉल लेते हैं, उसको HNO3 और H2SO4 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लेकर रिएक्शन कराते हैं, ये NO2 प्लस सप्लाई करते हैं। ये NO2 प्लस ऑर्थो पोजीशन में जाके लग जाता है, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। और ये NO2 प्लस पैरा पोजीशन में जाके लग जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफेनॉल। मतलब मेरा जो रिएक्शन मिक्सचर है, नहीं मेटा बनेगा, क्योंकि फेनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्ट कर दे। अगर बेंजीन के ऊपर फेनॉल लग गया, ओइस लग गया, अगर बेंजीन के ऊपर ओइस लग गया, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा में ही डायरेक्ट करेगा, सिर्फ ऑर्थो या पैरा, मेटा में नहीं है। एक साथ, हाँ। अच्छा, अब एक साथ बन गए, ऑर्थो भी बन गया और पैरा भी बन गया। अब मुझे सेपरेट करना, तो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट है। मैं कैसे सेपरेट करूंगा इनको, ये मेरे लिए क्वेश्चन है। तो इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग मुझे हेल्प कर देगी, बोलो, भूल जाओ मैंने बोलो। अब मेरे पास एक मिक्सचर है, अब मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे इनको सेपरेट करना है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से स्टीम पास कराता हूं, इसमें से स्टीम पास कराता हूं, स्टीम डिस्टिलेशन। अभी समझ आ जाए, एक रिएक्शन करवाया, NO2 प्लस, वो NO2 प्लस जब पढ़ेंगे तो देख लेना। H2SO4 टूटता है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस देता है, ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ये H प्लस इसको प्रोटोनेट करता है, ये OH2 प्लस बनता है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप में बाहर आ जाता है, ये बाहर आएगा तो इसका NO2 प्लस बना है। तो समझी, नहीं समझी, अगर जब पढ़ेंगे तब देखना। नहीं, जितना ए जितना सा धीरे धीरे कर रहे, इंफॉर्मेशन बोल के कुछ होता है, मैंने इंफॉर्मेशन दिया, ऐसा रिएक्शन करवाया, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिला और पैरा प्रोडक्ट भी मिला। अब ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर है मेरे पास, मैं इसको सेपरेट कर दूं। अब बोलो, अगर ऑर्थो प्रोडक्ट्स बने होंगे इधर इसमें, तो ऑर्थो में क्या हुआ होगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामोलिकुलर, और पैरा में क्या हुआ होगा, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, प्यारे बच्चों, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पर। अच्छा, इसमें अगर एसोसिएशन हुआ है तो इसका मास ज्यादा होगा, ये सॉल्यूशन के नीचे रहेगा, और यहाँ ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये सारे इंडिविजुअल होंगे, ये सारे आपस में एसोसिएटेड हो जाएंगे। अगर ये एसोसिएटेड हो जाएंगे, ये भारी हो जाएंगे, ये क्या रहेंगे, ये सॉल्यूशन में नीचे बैठे रहेंगे। अच्छा, ऑर्थो वाले, ये इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल, ये इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल है, और प्यारे बच्चों यहाँ वैंडर वाले, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, वीक कौन सा है, इसमें सिर्फ वैंडर वाले,
तो जो ऑर्थो वाले मॉलिक्यूल वो आपस में वोलेटाइल रहेंगे, और जो पैरा वाले, ये ऑक्सीजन, ये इससे ऑक्यूपाइड हो गया ना, 5 मार्क का है। ये वाला हाइड्रोजन इस बगल वाले ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना, और यहाँ सारे कार्बन है, कार्बन वाले हाइड्रोजन इस बॉन्डिंग थोड़ी करेंगे, समझ लो। अच्छा, तो ये सब में क्या है, वैंडरवाल। जब हम स्टीम पास कराएंगे तो स्टीम के साथ कौन बाहर आ जाएगा? अजीब बात कर रहे हो पांडे जी, पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे तुम एक सॉल्यूशन में ऑर्थो और पैरा दोनों है, और तुम इसमें पानी डाल दोगे तो ऑर्थो और पैरा क्या हो जाएगा, सेपरेट कैसे हो? तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के ऊपर से स्टीम पास कराएंगे। अच्छा, स्टीम मतलब वाटर है, और हाई काइनेटिक एनर्जी से वाटर पास करेगा, और ये किसको लेता हुआ बाहर आएगा? ऑर्थो प्रोडक्ट्स को, ऑर्थो प्रोडक्ट्स इनको लेता हुआ बाहर आएगा, और नीचे क्या पड़ा रहेगा? पैरा प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम ऑर्थो और पैरा का जहां भी तुम देखोगे ये थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थो और पैरा, वहां लिखा रहेगा सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वो स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, क्यों है, समझ लो। कोई डाउट है? नहीं तो फिर क्या? अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखोगे? When each bonding takes place between two groups of same molecule, और यहाँ क्या लिखोगे? When each bonding takes place between two, हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या हुआ? बट ये लड़की अजीब है। आप